नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एकेडमी में। ये क्लास आपकी जीव विज्ञान की होने वाली है, बायोलॉजी की, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। साइंस का ये पार्ट है और इसमें एक क्लास हम पहले ही कर चुके थे, जिसमें हमने सेल के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और कुछ इन्फॉर्मेशन हमने सेल्स के बारे में जानी थी। आगे हम देखते हैं और बात करते हैं सेल्स के पार्ट की। पार्ट ऑफ सेल्स, तो सेल्स को जो है ना कुछ भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ते हैं वो हम देखेंगे कोशिका की भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पार्ट ऑफ सेल्स में हम सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आपका सेल वॉल होता है। सेल वॉल में देखेंगे, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप दो प्रकार से देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन। एक तो ये आपका जो ये जो मेनली होती है ये आपकी सेल वॉल होती है। इसके बारे में बेसिक जानेंगे अभी। ये सेल वॉल होती है, हिंदी में इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसके बारे में देखते हैं। तो ये दृढ़ निर्जीव आवरण होती है, यानी कह सकते हैं ये पूरी तरह से क्या होती है, ये निर्जीव होती है और ठोस होती है। इसका कारण ठोस होने का ये होता है कि इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल 0% होती है। पादपों में कोशिकाओं का सबसे कठोर भाग ये कहलाती है, निर्जीव आवरण होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो सेलुलोज व प्रोटीन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा कि कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। तो ये सेलुलोज की बनी होती है, मैक्सिमम सेलुलोज और प्रोटीन, कुछ भाग इसमें प्रोटीन का भी होता है, प्रोटीन की भी बनी होती है। बात करते हैं आगे, ओनली प्लांट में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है। ये जंतुओं में उपस्थित नहीं होती, जंतुओं में ये एब्सेंट होती है। ये हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो कोशिका भित्ति नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सेल वॉल धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सेल वॉल के अगर कार्य की बात करें तो सेल को जो है ना साइज प्रदान करना इसका कार्य होता है, यानी कि इसको प्रोटेक्शन देती है। बाहर के जो कुछ अणु वगैरह होते हैं या पदार्थ वगैरह होते हैं उनसे, उन सब से ये प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इसको अंदर, अणुओं को अंदर नहीं जाने देती। तो सेल वॉल का जो कार्य होता है वो पादप को बाहर के अणुओं से प्रोटेक्शन देना होता है और सेल को जो है ना साइज प्रदान करना होता है। प्लांट सेल को ये साइज प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं नेक्स्ट, इसको देखते हैं। इसको सेल प्लाज्मा बोलते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, तीन नाम से इसको जाना जाता है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमा, या फिर सेल प्लाज्मा भी इसको बोल देते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये आप देख रहे हैं, ये सेकंड पार्ट जो होता है सेल का, सेल का जो सेकंड पार्ट होता है ये कोशिका झिल्ली होती है आपकी। ये पादपों, यानी हम कह सकते हैं पादपों में भी पाई जाएगी और जंतुओं में भी पाई जाएगी, परंतु ये जो आपकी जो सेल वॉल होती है ये ओनली आपकी प्लांट्स में होती है। ये आपकी प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती, जंतुओं में नहीं होती। बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली की खोज क्रैमर ने 1950 में की थी, आरबीसी में, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है हमारे ब्लड में मैंने कल भी पिछली क्लास में बताया था मैंने कि आरबीसी जो आपकी छोटी सेल होती है, ये मनुष्य की सबसे छोटी सेल होती है आरबीसी, उसमें सबसे पहले क्रेमर ने इसको खोजा था। फिर साइंटिस्ट आए थे 1972 में, सिंगर व निकोलसन। इन्होंने ये जो फिलहाल जो वर्तमान में जो माना जाता है कि कोशिका झिल्ली का जो सिद्धांत माना जाता है वो 1972 में जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इन्होंने भी पाया कि आरबीसी में ही कोशिका झिल्ली यानी कि सेल प्लाज्मा आपकी पाई जाती है। तो लिपिड्स, ये किस किस चीज की बनी होती है, ये आपकी वसा की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, शर्करा भी बोल सकते हैं, शर्करा की बनी होती है। तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली, ये आपकी लिपिड, वसा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। सेलुलोज इसमें प्रेजेंट नहीं होता, सेलुलोज केवल आपका कोशिका भित्ति में पाया जाता है। आगे पॉइंट चलते हैं, जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। प्लांट सेल में इनर होती है और एनिमल सेल में ये आउटर होती है। ध्यान से स्ट्रक्चर को देखेंगे ध्यान से। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, इसकी बात करें, यदि हम प्लांट सेल की बात करें, इसको जरा इरेज कर लेते हैं, इरेज नहीं हो पाएगा शायद, ऐसे नहीं। अगर ये प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका ये प्लांट सेल में यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, परंतु जो आपकी एनिमल सेल होती है उसमें स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं
ये वाली जो झिल्ली होती है, एक प्रकार से कोशिका भित्ति जो होती है, ये प्लांट में कार्य करती है, और ये वाली जो झिल्ली होती है आपकी प्लाज्मा झिल्ली जिसको बोला गया, ये आपकी जंतु में बाहरी तौर पर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्य। इसके कार्य क्या होता है, ये भी कोशिकाओं के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने वाले अणुओं पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रक की। मेनली नेक्स्ट पार्ट जो है हमारी सेल का, वो केंद्रक होता है। केंद्रक को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से होने वाला है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। केंद्रक, न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। इसकी अगर खोज की बात करें तो सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ऑर्किड प्लांट में देखा था। ऑर्किड प्लांट आपके कुछ सुगंधित पौधों के जो सुगंधित फूल जो वगैरह होते हैं, उनके पौधे होते हैं ऑर्किड प्लांट। उसमें सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसको देखा था, केंद्रक में। इसके अंदर इन्होंने क्रोमेटिन की खोज की, लेकिन क्रोमेटिन की खोज का श्रेय फ्लेमिंग को जाता है। इसके अंदर जो क्रोमेटिन होते हैं, ये वाले जो आप देख रहे हैं, ये वाले पार्ट, ये धागे नुमा जो संरचना होती है, ये क्रोमेटिन होते हैं। इनकी जो खोज अगर की थी, वो किसने की थी, वो फ्लेमिंग ने की थी। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है और मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल और मैनेजर ऑफ सेल कहा जाता है। मेनली कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, तो वो केंद्रक होता है आपका। प्लांट सेल में ये सबसे बड़ा होता है, परंतु एनिमल सेल में ये सबसे छोटा होता है। यानी हमारे अंदर ये छोटी अवस्था में होता है, और प्लांट सेल जो उत्पादक कोशिकाएं होती है, उनमें सबसे बड़ा होता है ये। आरबीसी में एब्सेंट होता है। ध्यान रखना, केंद्रक जो होता है वो हमारे अंदर आरबीसी में नहीं होता, वो आरबीसी में एब्सेंट होता है। प्लांट के अंदर फ्लोएम में एब्सेंट होता है। फ्लोएम का कार्य होता है, फ्लोएम का कार्य भोजन, यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं पत्तियों से भोजन को पूरे जो है पूरे पेड़ में, माना ये पेड़ है आपका कोई, ऐसे करके ये पेड़ हो गया, ठीक है, तो पत्तियों में आपका भोजन बनता है। पत्तियों से पूरे पूरे इसमें पूरे प्लांट में भोजन पहुंचाने का कार्य जो होता है वो फ्लोएम का होता है। और फ्लोएम में ये अनुपस्थित होता है। क्या होता है फ्लोएम में अनुपस्थित होता है। तो फ्लोएम कार्य करता है फूड ट्रांसपोर्ट का प्लांट के अंदर। इसमें एक शीवे शेल होती है, शीवे शेल करके होती है, उसमें एब्सेंट होता है ये आपका केंद्र। और आरबीसी में, जंतुओं में जो होता है वो आरबीसी में, यानी कि ब्लड में एक पार्ट होता है आरबीसी, उसमें एब्सेंट होता है। तो ध्यान से देखेंगे इसको कि हम कह सकते हैं आरबीसी में केंद्रक नहीं होता और फ्लोएम में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। प्लांट के अंदर फ्लोएम में और जंतुओं में आरबीसी। नेक्स्ट बात करते हैं, दो न्यूक्लिक अम्ल भी इसके अंदर होते हैं, जिसको एक डीएनए बोला जाता है और एक आरएनए बोला जाता है। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। डीएनए का वैसे पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है हमारा आरएनए। ये दो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ये मेनली जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन का ही बना होता है। आगे बात करेंगे इनके बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के सबसे पहले जो न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि ये जो दो न्यूक्लिक अम्ल इसके अंदर होते हैं, इनके बारे में सबसे पहले फ्रेडरिक मीसर ने बताया था। ये फ्रेडरिक मीसर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। तो आरएनए मॉडल का जो श्रेय जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरएनए मॉडल फ्रेडरिक मीसर ने दिया था, और डीएनए मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। आरएनए मॉडल फ्रेडरिक मीसर ने और डीएनए मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपके केंद्रक की स्ट्रक्चर है। इसमें आप मेनली देख रहे होंगे अंतःपरद्रव्य जालिका। माना ये कोई हमारी सेल है, मान लिया ये हमारी कोई सेल है, ये सेल, और सेल के अंदर हमारा ये केंद्रक होता है। लेकिन सेल और सेल की जो आपकी ये सेल प्लाज्मा होती है, इसके और इसके बीच में जो आपकी केंद्रक अंतःपरद्रव्य जालिका भी होती है, उसके बाद में ये होता है आपका केंद्रक। ठीक है, उसके बाद में ये केंद्रक होता है। ध्यान देखना, इसमें एक केंद्रिका भी उपस्थित होती है, ये वाली केंद्रिका। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। ये केंद्रक का मुख्य भाग होता है आपका, एक केंद्रिका हो गया। ये आप जो धागे नुमा संरचना देख रहे हैं, ये आपकी क्रोमेटिन होते हैं। क्या होते हैं ये आपके क्रोमेटिन होते हैं। केंद्रक के ऊपर ही आपके ये राइबोसोम्स वगैरह भी लगे रहते हैं। जो राइबोसोम्स का वैसे कार्य प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, ये होता है। फिर ये जो गाढ़ा द्रव आप देख रहे हैं इसमें, ये वाला जो गाढ़ा द्रव है, इसको आप केंद्रीय प्लाज्मा बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? केंद्रीय प्लाज्मा जो गाढ़ा द्रव होता है, इसको केंद्रीय प्लाज्मा बोलते हैं। तो मेनली 3 पार्ट हमारे ये हो गए, और एक चौथा पार्ट होता है हमारा ये केंद्रक झिल्ली। मेनली मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं केंद्रक के, ठीक है ना, केंद्रक झिल्ली। तो आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें केंद्रक का अध्ययन, तो कौन सी ब्रांच के अंतर्गत हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं? तो वो होती है आपकी क्रायोलॉजी। कौन सी होती है वो? क्रायोलॉजी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, न्यूक्लियस का, केंद्रक का अध्ययन करते हैं। क्रायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी। क्रायोलॉजी साइटोलॉजी की ही ब्रांच है, यानी कि कोशिका विज्ञान की ही एक शाखा है। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। पहला भाग अपर का केंद्रक झिल्ली। चलो केंद्रक झिल्ली के बारे में देखते हैं। ये जो मैंने बात बताई थी अभी, ये वाली जो झिल्ली होती है,
देखिए 2 झिल्लियाँ हैं, केंद्रक में दिया हुआ है। ये अंदर वाली जो झिल्ली होती है इसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको ही केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। तो जिस भी कोशिका के अंतर्गत ये केंद्रक पाया जाता है उसी में केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। तो केंद्र केंद्र के चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसे ही केंद्रिका झिल्ली कहते हैं। दूसरा, ये झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली वन लाइनर बनेगा कि केंद्रक झिल्ली किसकी बनी होती है, कौन सा प्रोटीन होता है केंद्रक झिल्ली में? तो लाइपोप्रोटीन होता है और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। यूकैरियोटिक, मैंने आपको 2 कोशिकाएं बताई थी। एक तो मैंने बताई थी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और एक बताई थी मैंने यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक, यू से मैंने न्यू को कनेक्ट किया था, यानी कि नया केंद्रक जिसमें पूरा विकसित केंद्रक होता है, वो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। जिनमें पुराना केंद्रक होता है यानी कि अविकसित होता है, इमेच्योर होता है, यानी कि वो पूरा परिपक्व नहीं होता, वो आपकी प्रोकैरियोटिक होती है। तो उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। परंतु केंद्रक झिल्ली जो होती है वो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। दूसरा पार्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा पार्ट आपके पास में आता है केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य को देखेंगे। केंद्रक द्रव्य, ये केंद्रक द्रव्य क्या होता है, डायग्राम में देख लेते हैं। ये केंद्र प्लाज्मा जिसको हमने बोला, ये एक द्रव होता है जो रंगीन द्रव होता है। इसमें भरा हुआ है आपका, जिसमें आपके पे क्रोमेटिन और केंद्रिका उपस्थित है। ये पूरा केंद्र के अंदर भरा रहता है। ये एक प्रकार का ना रंगीन लिक्विड होता है, पारदर्शी लिक्विड भी हम इसको बोल सकते हैं। रंगीन लिक्विड होता है। दूसरी बात, आरएनए और प्रोटीन का, आरएनए और प्रोटीन जो आपके होते हैं ना मेनली, वो इसी में होते हैं। आरएनए और जो प्रोटीन होता है वो केंद्रक द्रव्य में ही होता है आपका। तो एक मेनली, अब आरएनए की 2 बात आ गई। एक आरएनए तो होता है आपका सेल में, एक आरएनए आपका होता है सेल में, और एक आरएनए होता है आपका, यानी सेल में भी हम बोल सकते हैं केंद्रक। देखिए ध्यान से समझना। एक आरएनए तो होता है आपका किसमें, केंद्रक में, ठीक है। और एक आरएनए कहाँ पर होगा आपका, एक आरएनए होता है आपका इसी में, ये प्लाज्मा जो होता है आपका केंद्रीय प्लाज्मा, ठीक है। एक आरएनए आपका होता है इसमें, कोशिका द्रव्य में, इसको आप कोशिका द्रव्य बोलते हैं। वो कोशिका द्रव्य कहाँ होता है, ठीक है। एक आरएनए तो आपका इसमें केंद्रक में हो गया। कोशिका द्रव्य, एक कोशिका द्रव्य होता है आपका, जो मैंने आपको बताया था भी। ये माना ये हमारी कोई सेल है, सेल के अंदर भी एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है। एक आरएनए तो उपस्थित होता है यहाँ पे आपका, एक आरएनए होता है उपस्थित यहाँ पे आपका, और एक आरएनए उपस्थित होता है इसमें, ये जो गाढ़ा द्रव होता है इसमें, ठीक है ना। इसमें आरएनए उपस्थित होगा। तो आरएनए इस प्रकार से हमारी सेल में उपस्थित होता है, यानी हम कह सकते हैं आरएनए कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित होता है और हमारा केंद्रक में भी उपस्थित होता है। इसके बारे में कुछ और आगे चर्चा करेंगे। तो आगे बात करते हैं केंद्रिका की। तो केंद्रक द्रव्य, केंद्रक जो होता है वो द्रव के अंदर होता है। कहाँ होता है, केंद्रिका जो होती है, केंद्रिका वाला पार्ट है, तो केंद्रक द्रव के अंदर होती है। मेनली हम ये देख रहे थे अभी, ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये आपका केंद्रिका, ये वाला जो पार्ट है ये आपका केंद्रिका है। क्या है ये आपका, ये आपका केंद्रिका है। अब देख लेते हैं, चलो। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं हम, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा केंद्रिका है, गोल गोल इसमें। चलिए, केंद्रिका क्या होती है, ये पर्पल कलर की होती है, बैंगनी रंग की होती है। केंद्रिका का कलर अगर पूछ लीजिए तो बैंगनी रंग की होती है। सीन एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन, ये केवल और केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ती है। तो केंद्रिका कब दिखाई पड़ती है, केंद्रिका आपकी सेल डिवीजन के समय दिखाई देती है। नेक्स्ट पार्ट, ये चौथा पार्ट है, गलती से तीसरा टाइप हो गया है इसमें। ये चौथा पार्ट है आपका क्रोमेटिन। मेनली इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन क्या होता है, ये धागेनुमा संरचना होती है, धागेनुमा संरचना होती है और डीएनए बनाती है। ये जो क्रोमेटिन होती है यही आपकी डीएनए बनाती है। देखिए जरा, जो धागेनुमा संरचना आप लोग देख रहे हैं, ये वाली, ये जो धागेनुमा संरचना आप देख रहे हैं ऐसे करके, यही आपकी क्या होती है, ये आपकी क्रोमेटिन होती है और यही किसका निर्माण करती है, यही आपका डीएनए बनाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान से देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और आपका केंद्रक में भी डीएनए होता है सेल के अंदर। तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर कुछ अम्ल भी होते हैं जिनको न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, जो कि मेनली हम आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, आरएनए और डीएनए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बेसिक पॉइंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। या तो हम इनको आरएनए और डीएनए में डिफरेंस समझ लेंगे या फिर हम कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए। तो मेनली डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है डीएनए, डीएनए आपका केंद्रक में पाया जाता है। दूसरी बात, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर एमटी डीएनए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को शॉर्ट में एमटी बोल देते हैं, तो एमटी डीएनए भी इसको बोल सकते हैं। हम डीएनए की अवस्था देख लेते हैं। डीएनए सेल में होता क्या है, माना ये हमारी, देखो ये हमारी सेल है, कोई सेल, सेल के अंदर हमारा केंद्रक होता है,
सेल के अंदर हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर हमारे क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हमने अभी क्या बताया था, क्रोमेटीन बताया था। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र, यानी कि ये जो हमारे, फिर ये गुणसूत्र जो होते हैं, ये क्रोमेटीन के बने होते हैं। ये धागेनुमा जो संरचना होती है, ये इन धागेनुमा संरचना से ही हमारा क्या बना है, ये आपका डीएनए बना रहता है। क्या बना रहता है आपका, डीएनए बना होता है। दूसरी तीसरी बात हम बात करते हैं हरित लवक। ये आपका क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, हरित लवक। आगे बात करते हैं, डीएनए की अवस्था जो होती है वो द्विकुंडलित होती है। आप ये अवस्था देख रहे हैं, ये जो अवस्था है आपकी, ये द्विकुंडलित है। कैसी है, द्विकुंडलित। द्विकुंडलित अवस्था में डीएनए पाया जाता है, द्विकुंडलित अवस्था में पाया जाता है। और इसका जो अगर नाम की बात करें तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा, इसका नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल है। तो इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, यानी कह सकते हैं हम 2 शुगर वाली शर्करा पाई जाती है, 2 शर्कराएं पाई जाती हैं 5 कार्बन वाली, पेंटोज शर्करा भी इसको बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कितने प्रकार की पेंटोज शर्करा पाई जाती है डीएनए के अंदर, तो 2 शर्करा वाली पेंटोज शर्करा होती है, 2 2 यानी कि 5 कार्बन वाली 2 शर्कराएं होती हैं डीएनए के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है डीएनए। डीएनए में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए क्या है, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसको भी याद रखेंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो मेनली जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको पहुंचाने का कार्य करता है। ये बात थी कुछ डीएनए की। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आरएनए के बारे में। तो आरएनए के कुछ बेसिक पॉइंट है। अब आरएनए को देख लेते हैं, ठीक है। आरएनए केंद्रक में उपस्थित होता है, अभी बताया भी है, आरएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। दूसरी बात, आरएनए विषाणुओं में मिलता है, जो हमारे वायरस टाइप होते हैं उनमें हमारा ये मिलता है। तीसरी बात, कोशिका द्रव्य है, यानी कि साइटोप्लाज्म में मिलता है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है, माना ये हमारी कोई सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। और ये यहाँ पे ये गाढ़ा द्रव होता है, ये हमारा जो गाढ़ा द्रव होता है केंद्रक से पहले, यहीं पे आपके अंतःपरद्रव्य जालिका वगैरह होती है ये। तो यहीं पे आपका ये साइटोप्लाज्म होता है। एक तो आरएनए आपका इसमें मिलेगा और एक आरएनए आपका इसमें केंद्रक में मिलेगा। तो आरएनए हमारा 2 चीजों में मिलता है, एक तो आपका केंद्रक में और एक आपका साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट बात करते हैं आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए एक कुंडलित होता है, यानी कि सिंगल हेलिक्स है। देखो जरा, ये सिंगल हेलिक्स आपका दिया हुआ है। जबकि जबकि क्या होता था, जबकि डीएनए जो होता था, डीएनए आपका डबल डबल हेलिक्स में चलता था। ये डीएनए आपका इस टाइप से था, डबल में था। परंतु आरएनए क्या होता है, आरएनए एक कुंडलित होता है। और राइबोज शर्करा होती है इसमें सिंगल सिंगल राइबोज शर्करा होगी, और वो भी कितनी, 5 कार्बन वाली। तो डीएनए में डबल शर्करा होती है, 2 शर्कराएं होती है 5 कार्बन वाली, परंतु आरएनए में क्या होती है, 1 शर्करा होती है 5 कार्बन वाली। आगे बात करते हैं, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। देखो ध्यान से समझेंगे, आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का, परंतु डीएनए का जो वर्क होता है, डीएनए आपका एक अनुवांशिक लक्षण होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है जो अनुवांशिक लक्षणों को हमारे बॉडी के अंदर जो है ट्रांसफर करता है। मेनली बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। देखो इनको एसिड क्यों बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड ऐसे करके क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और बेस, बेस बोले तो अक्षार, कार्बोहाइड्रेट और अक्षार तथा फास्फोरिक का मिश्रण होते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट और अक्षार की, तो कार्बोहाइड्रेट और अक्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो ध्यान से, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, अक्षार और फास्फोरिक एसिड, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। परंतु जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड, उसका ध्यान देना, न्यूक्लियोसाइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट और आपके अक्षार। तो हम कह सकते हैं डीएनए और आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड का भी मिश्रण होता है, न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक एसिड, ठीक है, मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे डीएनए और आरएनए के बारे में, हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। केंद्रक पढ़ा, कोशिका झिल्ली पढ़ लिया और कोशिका भित्ति पढ़ लिया। ये कुछ पार्ट थे हमारे पास में सेल्स के। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल हम दूसरा लेक्चर लेकर के आएंगे, नेक्स्ट इससे आगे पढ़ेंगे, हम डीएनए को डिटेल में जानेंगे और आरएनए को भी डिटेल में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।